नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे क्लास के साथ। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट और आप भी तैयार होंगे एसएससी जीडी और एनटीपीसी का जो आने वाला एग्जाम है। इस बार एग्जाम को फोड़ देना है। क्या करना है? फोड़ देना है एग्जाम को। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न है और कुछ संभावित प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न पहला है आपके सामने, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताओ जरा। तो देखो, लॉर्ड हॉस्टिंग, लॉर्ड हॉस्टिंग, लॉर्ड हॉस्टिंग नहीं थे, लॉर्ड डलहौजी भी नहीं थे, वॉरेन हॉस्टिंग, वॉरेन हॉस्टिंग जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये कब तक रहे? तो 1773 से 1785, 1773 से 1785 के टाइम पर ये आपके गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, याद रखना है आपको, 1773 से 1785 के टाइम तक ये गवर्नर जनरल रहे। यहां ध्यान रखना है, ये जो सीरीज है ना कि पहले पश्चिम बंगाल का गवर्नर हुआ करता है ना, फिर उस पश्चिम बंगाल के गवर्नर को तीनों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब उसके बाद फिर गवर्नर जनरल, लास्ट में वायसराय की पोस्ट आती है, वायसराय की लास्ट पोस्ट आती है। तो यहां पे ये सीरीज आपको याद रखना है। इनकी कुछ पॉलिसीज हैं जो वो भी याद रखनी है, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी क्या? हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी क्या थी? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, यानी कि हड़प नीति। यानी कि किसी रियासत में अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसके राज्य को अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता था। यानी कि कौन सा उत्तराधिकारी? लड़का, किसी राजा की संतान में अगर लड़का नहीं है तो उसकी जो विरासत है, जो उसका पूरा साम्राज्य है, वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता। हाँ, लड़की को उत्तराधिकारी नहीं माना गया, ऐसा था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो इसके तहत डलहौजी ने कई सारे राज्यों को, कई सारे साम्राज्यों को अपने ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया, जैसे कि सतारा, झांसी भी लिया। झांसी का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, तो वो भी ले लिया था। तो फिलहाल अभी याद रखने हैं कि वॉरेन हॉस्टिंग 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, है ना, उसे फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। आगे हम बात करें, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये आपको अच्छे से पता होगा। प्लासी का युद्ध देखो भाई 1757 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया। ये जो बैटल्स हैं, इंपोर्टेंट बैटल्स, वो आपको ध्यान रखनी है। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया था। यहां पे क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ये अंग्रेजों की तरफ से था और इधर था जो नवाब था, नवाब सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला। ठीक है, ये इनके बीच में था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराज उद्दौला को डिफीट कर दिया, हरा दिया, ये याद रखना है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ये भूलना नहीं है आपको। आगे, Who was known as the Iron Man of India? भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो एक ही नाम याद आता है आपको, क्या? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों? इनको श्रेय जाता है भारत का एकीकरण करने के लिए, इनको क्रेडिट दिया जाता है
कि भारत का एकीकरण किसने किया? भारत का एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि देखो, जब देश आजाद हो गया, जब देश आजाद हो गया तो सरदार पटेल के को ये जिम्मेदारी दी गई कि जितनी जो रियासतें हैं उनको भारत में मिलाना, ये जिम्मेदारी दे दी गई। तो सबके साथ मिलकर मीटिंग करके, मिलजुल कर, प्यार से समझाकर, जैसे तैसे उन्होंने सभी रियासतों को जो है कहां मिला लिया? भारत में मिला लिया। कुछ रियासतें ऐसी थीं जो न तो भारत में मिली न पाकिस्तान में, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी। जबकि प्लान क्या था कि जो भी रियासतें हैं उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो अपना खुद इंडिपेंडेंट रूप से अपना राज्य चलाएं, वो किसी के अंडर में ना रहे। तो यहां पे कई रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिला लिया, भारत में जो है मिला लिया। लेकिन कुछ रियासतें थीं जैसे कि जूनागढ़, जूनागढ़ की जो रियासत थी, जूनागढ़ और हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, क्या? जम्मू कश्मीर, कश्मीर, ठीक है। ये 3 रियासतों को मिलाने में ज्यादा परेशानी हुई और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा समय लगा। कैसे? हैदराबाद का होता था निजाम, हैदराबाद का होता था निजाम, यानी कि राजा को निजाम बोलते थे। तो हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है, ये तीनों इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। अब हैदराबाद कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है बीच इंडिया में? तो हैदराबाद को पुलिस फोर्स के जरिए, पुलिस फोर्स के जरिए हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, हैदराबाद को हरा दिया गया, है ना। पुलिस फोर्स के जरिए हैदराबाद को भारत में मिला लिया। जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर के राजा उस समय हुए करते थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? पाकिस्तान की तरफ से जो कबीलिए थे, पाकिस्तान के लोग, उन्होंने हमला कर दिया और वो आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, धीरे धीरे श्रीनगर तक पहुंचने वाले थे जो राजधानी थी इनकी। तब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कांटेक्ट किया और कहा कि आप अपनी आर्मी भेज दो और इनको रोको, नहीं तो ये पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हम ऐसे तो अपनी आर्मी नहीं भेज सकते, क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट कंट्री हो, अगर आप भारत के हिस्सा होते तो भारत की आर्मी लड़ती आपकी तरफ से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन पर अपनी भारत की सेना भेज सकते हैं आपकी तरफ से लड़ने के लिए, कि आप जो है भारत में शामिल हो जाओ, फिर आप भारत के हिस्सा हो जाओगे, तो फिर भारत की सेना आपकी सुरक्षा के लिए लड़ेगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विलय पत्र दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विलय पत्र दिया जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन कहते हैं विलय पत्र। उस विलय पत्र पर लिखा था कि मैं राजा हरि सिंह कश्मीर को भारत में मिलाता हूं, ऐसा कुछ लिखा और साइन कर दिए उस पर। भारत में शामिल हो गया जम्मू कश्मीर, तो फिर भारतीय सेना लड़ने के लिए पहुंच गई। लेकिन अब कबीलिए जो है कुछ क्षेत्र तक तो आ गए थे, है ना। तो जितने क्षेत्र तक आ गए थे वहीं तक उन्हें रोक दिया गया। तो आज जितने कश्मीर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था वहां तक अब वो आ गए थे, उसे ही बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। जूनागढ़ का सिलसिला इस तरह से है कुछ। जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह करवाया गया, रेफरेंडम, जनमत संग्रह, यानी कि जनता से ही वोटिंग करवाई गई कि आप किसकी तरफ रहना चाहते हो, पाकिस्तान की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ। तो जनमत संग्रह का रिजल्ट आया तो पता चला कि वहां की जनता जो है भारत के साथ रहना चाहती है। तो जैसे ही पता लगा भारत के साथ रहना चाहती है जनता, जूनागढ़ का राजा भाग गया, रातों रात भाग गया जूनागढ़ छोड़ के, और फिर जूनागढ़ इस प्रकार भारत में विलय हो गया इसका, ठीक है। याद रखेंगे, इन सब कामों की वजह से ही सरदार को लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्लियर? चलो आगे बात करेंगे। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था?
डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो है किसने, तो डलहौजी, डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ठीक है, यानी कि व्यापकत्व के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ये डलहौजी की है। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ये आपकी जो है किसकी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का मतलब फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, ये नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई, ठीक है, याद रखेंगे इसे। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1942 में, महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई, महात्मा गांधी के द्वारा की गई 1942 में। अब यहां देखो 1930 की अगर हम बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1942 में हो गया ये महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जाता है, यानी कि सही सुमेलित कीजिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया। और 1920 में क्या हुआ बताओ, असहयोग आंदोलन या चोरी चोरा की घटना, बताओ क्या हुआ, जवाब दे दो जल्दी से। तो ये गांधी जी के मूवमेंट याद रखना है आपको। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें गांधी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें गांधी एरा, गांधीयन एरा, गांधी युग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। गांधी जी से संबंधित सारी डिटेल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि गांधी जी कब भारत से विदेश गए पढ़ाई के लिए, कब लौटे वहां से, विदेशों में उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए जिसकी वजह से उनका नाम हो गया, और फिर कौन कौन से आश्रम की स्थापना की उन्होंने, भारत में कौन कौन से आश्रम है, टॉयलेस्टॉय आश्रम कहाँ है, और साबरमती आश्रम तो पता ही है आपको, है ना। उसके बाद जो है सत्याग्रह जो किए महात्मा गांधी ने, सत्याग्रह किए, फिर आंदोलन चलाए, तो कितने सारी भूमिका है महात्मा गांधी की आजाद भारत को आजाद कराने के लिए। इतने सारे आंदोलन, इतनी अच्छा कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी की तरफ से है, तो वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है भाई। चलो आगे, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताओ भाई। ये पता होगा अच्छे से आपको, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो यहां ध्यान रखेंगे आप, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर ये नील नदी की लंबाई है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये है आपकी लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर। अच्छा अब आपके लिए सवाल है यहां पे इससे रिलेटेड, जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी ये किस देश में है, मिसिसिपी नदी किस देश में है, कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है, ठीक है भाई। विच प्लैनेट इज नॉन एज रेड प्लैनेट, अब बताओ भाई, ये तो आसान सवाल है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये सब पूछे गए हैं आपके एग्जाम में इसलिए ये शामिल किए गए हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं, लाल ग्रह, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट जो है रेड प्लैनेट कहलाता है, तो वीनस, मार्स, जुपिटर और मरकरी, बता दो भाई। तो देखो भाई,
लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को कहते हैं, लाल ग्रह हम मार्स को कहते हैं, मार्स। ठीक है, तो ये आपका जो है लाल ग्रह हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां जो है जो आयरन है उसकी मात्रा भी है और कुछ धातुएं हैं जिसकी वजह से इसकी मिट्टी लाल दिखाई देती है। समझ गए? तो ये याद रखना है आपको। व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान काल्हारी, थार रेगिस्तान, गोबी, सहारा। ये क्वेश्चन हम एक बार और डिस्कस कर चुके हैं, पूछा गया था ये प्रश्न, इसलिए तब डिस्कस किया था। तो सहारा, सहारा जो डिजर्ट है, सहारा मरुस्थल, सहारा जो डिजर्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा डिजर्ट विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? कितना है ये? 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है सहारा डिजर्ट। 9.2 मिलियन, 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इतने में फैला हुआ है ये सहारा डिजर्ट, आपको याद रखना है। हाल ही में देखो ये जो है अमेजोन के जंगल जो है इनमें आग लगी थी, ये न्यूज में आए थे। अमेजोन के जंगल, अमेजोन फॉरेस्ट में आग लगी थी, तो ये न्यूज में आए थे। आपके लिए सवाल है इसी से रिलेटेड। सवाल क्या है? अमेजोन, अमेजोन जो वन है वो कहां पर है? अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन नदी भी है, ठीक है, याद रखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? भारत के वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा जो है समुद्र से लगती है? तो जो सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यानी कि समुद्र से सीमा सबसे ज्यादा किसकी लगती है? समुद्र से सीमा सबसे ज्यादा किसकी लगती है? तो हमें अच्छे से पता है गुजरात की लगती है। किसकी लगती है? गुजरात की सीमा सबसे ज्यादा लगती है समुद्र से। कितना? लगभग 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर जो है गुजरात की सीमा, तटीय सीमा है। गुजरात की जो टोटल सीमा है उसमें से 1600 किलोमीटर की सीमा जो है तटीय सीमा है, यानी कि समुद्र से लगती है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है भाई। चलो आगे। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? सिंपल सवाल है, बहुत ही बच्चों वाला है ये। आप जो है 4th 5th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें भी बताया गया है इसको। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यहां देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट है ये कहां कहां तक फैला हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट भारत में है, भारत में है, नेपाल में भी है और तिब्बत में भी है, तिब्बत में भी है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है पूरा ये भारत, नेपाल और तिब्बत में है। तो देखो भारत में तो इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, यानी कि हिमालय, है ना, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और या माउंट एवरेस्ट कह लो, माउंट एवरेस्ट, ठीक। नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा, नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा, नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। तिब्बत में इसे जाना जाता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है माउंट एवरेस्ट की वो है नेपाल। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है माउंट एवरेस्ट की? वो है नेपाल, जहां पर माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इसकी
हाइट है। ठीक है, याद रखेंगे। तो बी आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर करेक्ट है इसका, नेपाल। ठीक है, अभी देखो नेपाल से रिलेटेड प्रश्न है आपका। नेपाल में हाल ही में प्रधानमंत्री, नेपाल में हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बना है, कौन बना है ये बताइए। कोहली कोहली या प्रचंड नाम से एक व्यक्ति है, वो कौन बना है, इसका आंसर आप देंगे। और ध्यान रखेंगे, एक और सवाल है आपका, भारत और नेपाल की सीमा कितने किलोमीटर की है, कितने किलोमीटर की है, ये सवाल आपका आ जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी देश के कंटेस्ट में ये सवाल आ जाएगा। भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, और नेपाल में हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, याद रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां एक और चीज याद रखना है, एक सवाल का आंसर और देना है आपको। एक सवाल वो क्या है, भारत में हाल ही में CAG किसको नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हाल ही में कौन बना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल। ये आपको पता है CAG क्या करता है। तो CAG सरकार का, भारत सरकार का ऑडिट करता है, प्लस राज्य सरकार का ऑडिट करता है, और जितनी सरकारी कंपनी होती हैं उनका भी ऑडिट करता है। ठीक है, तो CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, बताओ। हाँ, तो CAG एक संवैधानिक संस्था है। CAG क्या करती है, भारत सरकार और राज्य सरकार और पब्लिक जो कंपनी है, सरकारी कंपनी, उनकी एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके जो है प्रेसिडेंट को देती है। फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में देते हैं, वहां पर डिस्कशन होता है। और उस ये एक्चुअली CAG की जो रिपोर्ट है ना वो ज्यादा टेक्निकल होती है, तो उसको आसान भाषा में बनाने के लिए CAG की रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में दी जाती है तो पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को कमेटी के पास भेज दिया जाता है। कमेटी उसको आसान भाषा में बनाकर फिर डिस्कशन शुरू होता है उस पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, CAG कौन बना है अभी नया, मूर्ति, मिस्टर मूर्ति है, पूरा नाम बता दो। तो CAG क्या काम करता है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सरकारी कंपनी जितनी भी हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है कि कितना इनको फंड मिला था और कितना इन्होंने खर्च किया, पूरा हिसाब किताब। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि CAG ठीक वैसा ही है जैसा प्राइवेट कंपनीज में CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे ही CAG है जो भारत सरकार का ऑडिट करता है, राज्य सरकार का, सरकारी कंपनी का ऑडिट करता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये याद रखना है आपको। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, और सिलेक्शन लेके मानना है इस बार। थैंक यू।